मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड थ्रोट प्लस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, सिम्टम भी है। हिकअप मतलब जिसको हम ऐसे आम भाषा में हिचकी बोलते हैं। पुराने में इसके बारे में कई धारणा थी कि ये तब होती है जब किसी के कोई ऐसे लोग हैं जो रिमेम्बर करते हैं उनके बारे में, कुछ अध्यात्म है। ये सब बहुत ऐसी बातें हैं जिसके बारे में अभी अननोन है। साइंस वहाँ तक इसके बारे में नहीं समझ पाई कि वह कहाँ तक हकीकत है। लेकिन इसमें हमारे बॉडी के ही कहीं ना कहीं नर्व और विसरल अबनॉर्मलिटी के कारण दो बातें याद रखना है। इसके कारण ये हिकअप होती है, यानी न्यूरोलॉजिकल और विसरल डिसऑर्डर्स के कारण से। और ये है क्या? हिकअप कफ में ही कुछ अबनॉर्मलिटी डेवलप होती है, उसी को हिकअप कहते हैं। इसका मतलब, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं ट्रैकिया से रिलेटेड है जरूर। तो हिकअप का डिफिनेशन होगा कि abnormal frequently noisy sound develop in larynx during inspiration, यानी नोन एज हिकअप। यानी ये एक अबनॉर्मल साउंड है जो कि लैरिंग्स के नज़दीक डेवलप होता है। ये जहाँ लैरिंग्स होता है वहाँ पर अपीयर होता है। और ये कब होता है? इंस्पायरेशन के समय। इसका मतलब कि अच्छा, अब हो तो क्या होता होगा? जीआईटी से रिलेशन हम बात बोल रहे हैं कि रिलेशन जीआईटी की बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि लर्निंग्स में डेवलप होती है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये नोज है, हम ऐसे फिगर बना रहे हैं, सिर्फ एनिमेटेड डायग्राम बना रहे हैं। इसमें ये यूव्यूला पैलेट हो गया ऊपर का, और ये लोअर पार्ट मैंडिबल्स हो गया। यहाँ पे लैरिंग्स होंगे, यहाँ पे लैरिंग्स और एपिग्लॉटिस, यहाँ एपिग्लॉटिस, और यहाँ पे ट्रैकिया। और इसके बाद यहाँ पे होंगे गलेट ऑसोफेगस, यहाँ पे अपर स्फिंक्टर। इसके बाद फिर यहाँ पर लोअर ऑसोफेगस स्फिंक्टर, और फिर यहाँ पर होंगे स्टमक। और ये जो पार्ट है यहाँ पे टंग होंगे, और टंग जो है ये पीछे की तरफ यहाँ पे अटैच होंगे। टंग यहाँ पे है ना, इस तरह से। और ये जो पार्ट होंगे इधर से फेरिंग्स हो गए, और ये फेरिंग्स यहाँ से ऐसे होते हुए और फेरिंग्स ऐसे बनेगा। यानी यह एक ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है। तो ये जो साउंड वेव जो बनेगी यहाँ पर, ये कैसे बनेगी उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर साउंड वेव अपीयर होगी। यहाँ पर ट्रैकिया है। अब जरा सा एक बात चले कि जैसे ये लंग्स है, ट्रैकिया है, इसको नीचे ऊपर चले हम लोग, और ये ट्रैकिया है, यहाँ पर ब्रोंकस डिवाइड करेगा, और ये लंग्स है, यहाँ पर ये लंग्स है, और यहाँ पे डायफ्राम हो गए। ये डायफ्राम है, और डायफ्राम से क्रॉस करता है नीचे में एसोफेगस, है ना। ये एसोफेगस नीचे की तरफ आती है, और जिस पार्ट से आता है उसको हाइटस कहा जाता है। एक लूमेन तो ओपनिंग होती है, ये हाइटस है, और यहाँ पर स्टमक है, ये स्टमक है। तो हम इसको यहाँ पर बना रहे फोटो इसमें। अब होता क्या है कि जिस समय हम इंस्पायरेशन करते हैं, नॉर्मल बात चले चलते हैं कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन
डायफ्राम मसल्स कंट्रैक्ट होती है, जब कंट्रैक्ट होती है तो ये नीचे की तरफ आता है ना। कंट्रैक्शन के समय क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगी, तो डायफ्राम क्या होगा, नीचे तरफ आता है। कब? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो ये इंस्पायरेशन के समय नीचे आया, कंट्रैक्ट हुआ, और जब नीचे आवेगा, जब कंट्रैक्ट होगी, तब इसका मतलब कि कंप्लीटली ये लंग्स एक्सपेंड होगा, और लंग्स एक्सपेंड होगा और जो एयर है वह अंदर आवेगी, और फिर एक्सपायरेशन में ये हवा बाहर निकलेगी। नॉर्मल तो ये होता है, नॉर्मल में जब इंस्पायरेशन करते हैं तो लंग्स एक्सपेंड करता है, डायफ्राम कंट्रैक्ट होती है, डायफ्राम नीचे आवेगा, और जो भी एयर है वो अपना चलाता है, निकल जाता है। अब क्या होगा कि ये जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम में जो नर्व है, डायफ्राम में जो फ्रेनिक नर्व है, वो फ्रेनिक नर्व के कारण ही क्या होता है कि डायफ्राम में कंट्रैक्शन होती है, डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है, और उसकी वजह से डायफ्राम नीचे आता है, ये है ना। अगर किसी कारणवश डायफ्राम नीचे में नहीं आ पा रही है, डायफ्राम इंस्पायरेशन के समय डायफ्राम को नीचे आना था, डायफ्राम नीचे नहीं आएगी, डायफ्राम कंट्रैक्ट नहीं करेगी, डायफ्राम अब नॉर्मल कंट्रैक्ट होगी लेकिन वो नीचे नहीं आएगी। ध्यान रखना क्या बोले हैं, नॉर्मल में जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होती है तो नीचे आती है, नीचे पुश होती है भिसरा की तरफ, और यहाँ पर अल्विलाई एक्सपेंड कर जाता है। लेकिन डायफ्राम कंट्रैक्ट हुआ भी, और वो लोअर पार्ट, मतलब कि लोअर पार्ट या भिसरा की तरफ नहीं आती है, जिसके कारण थोरेसिक एरिया इंक्रीज नहीं होती है। तो क्या बोले हम लोग कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन किसी कारणवश डायफ्राम कंट्रैक्ट तो हो रही है, लेकिन वह नीचे की तरफ पुश नहीं होती है। इसके कारण यहाँ पर जो ऑसोफेगस है, ऑसोफेगस से ऑसोफेगस में अबनॉर्मल कंट्रैक्शन होगी, और ये कंट्रैक्शन का जो एयर है वो डायरेक्ट यहाँ से क्या होगी, यह एयर डायरेक्ट यहाँ पे आएगी, और उसके बाद एक यह अबनॉर्मल साउंड बन करके और प्रेशर से बाहर निकलेगी, और ये बार बार निकलेगा। इसी को हम हिकअप बोलते हैं, इसी को हम हिचकी बोलते हैं। फिर सुनिए क्या हुआ, इंस्पायरेशन के समय जो हम लोग इंस्पायरेशन ले रहे थे, वह हवा अंदर नहीं गया, वह हवा अंदर नहीं जा पाता है। तो होता क्या है, क्यों नहीं जाता अंदर में, कि डायफ्राम कंट्रैक्ट होने की वजह से, डायफ्राम कंट्रैक्ट तो हो रही है लेकिन नीचे नहीं जा पाती है। इसके कारण ये ऑसोफेगस को कंट्रैक्ट करती है। ऑसोफेगस जब कंट्रैक्ट होती है तो ऑसोफेगस से वेव जो होता है वो ऊपर की तरफ आता है, और जो हम एयर ले रहे हैं वह एयर अंदर नहीं जा रही है। ये दोनों में टकराता है यहाँ पे, और टकराने के बाद यहीं पर आपको बनता है साउंड, इसी को बोलते हैं हिकअप। समझ में आ गया क्या हुआ? एक रिपीट करते हैं, फिर समझ लेना है। किसी कारणवश डायफ्रामिक मसल्स कंट्रैक्ट हुआ, फ्रेनिक नर्व इरिटेट हो रही है, किसी कारण से डायफ्रामिक नर्व इरिटेट हो रही है, फ्रेनिक नर्व इरिटेट हो रही है, डायफ्रामिक मसल कंट्रैक्ट हो रही है। इसके कंट्रैक्शन के कारण जो डायफ्राम नीचे पुश नहीं होगी, कंप्लीटली एयर एक्सपेंड नहीं होगी, लंग्स एक्सपेंड नहीं होगी। दूसरी बात है, जो यहाँ पर ऑसोफेगस है, ऑसोफेगस में अबनॉर्मल कंट्रैक्शन होगी, या वेव बाहर निकलेगी ऊपर की तरफ। यह वेव जब यहाँ पे आवेगी, जब तो जो एयर है, जो इंस्पायरेशन वाला एयर, ये दोनों यहाँ टकराता है, दोनों के टकराने के कारण एक प्रकार का साउंड बनता है, उसी साउंड को हम हिकअप कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आई, दो बातें, हिकअप दो वजह से डेवलप होता है। एक, ये फ्रेनिक नर्व को, ये मसल, ये जो डायफ्राम है, इसको कोई ना कोई भिसरा उसको क्या कर रहा होगा, इरिटेट कर रहा होगा, या फिर किसी कारण से नर्व में प्रॉब्लम होंगे, जिसके कारण से अबनॉर्मल फ्रेनिक नर्व कंट्रैक्ट हो रही है। यानी फ्रेनिक नर्व का अबनॉर्मल कंट्रैक्शन से भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर भिसरा, यहाँ पर क्या कर इरिटेट कर रही होगी। पहले आते हैं हम लोग भिसरा क्या इरिटेशन, तो भिसरल हिकअप, इसको बोलते हैं भिसरल हिकअप। जो हिकअप भिसरा के कारण होता है उसको हम लोग बोलते हैं भिसरल हिकअप। क्यों होता है, जैसे स्टमक जो टच कर जाता है डायफ्राम से, स्टमक टच क्यों करता है डायफ्राम से, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम कंप्लीट पानी नहीं पीते हैं, या स्टमक जो आधा खाना खाते हैं
या बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, दोनों कंडीशन में स्टमक जो होता है डायफ्राम से कांटेक्ट होती है। जहाँ डायफ्राम से कांटेक्ट होगी वहाँ पर फेनिक नर्व में इरिटेशन होने लगेगी, तो एक वहाँ भी होती है। तो हम आधा खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा ओवरलोड खाना खा लेते हैं, उस कंडीशन में। अगला, गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस से स्टमक टच कर जाता है इस डायफ्राम से, इस कंडीशन में हो सकती है। अगला, स्प्लेनिक रप्चर, स्प्लिनोमेगैली, स्प्लीन क्या अबनॉर्मल बढ़ जाने से हो सकता है ऐसा। हिपैटोमेगैली, फैटी लीवर, ये सब कंडीशन से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट जो आता है जैसे कि फेनिक नर्व के अबनॉर्मल इरिटेशन से, जैसे एक्सेस लाफिंग हो गया, बहुत ज़्यादा लाफिंग करते हैं उस समय, या फिर न्यूरोलॉजिकल कुछ अलग कॉजेज, साइकोलॉजिकल कॉजेज, डिप्रेशन, ये सब कुछ कॉजेज होते हैं जिस सब के कारण हिकअप डेवलप होता है। तो हिकअप के बारे में समझ में आ गया, जैसे विसरल कॉज भी हो सकता है और न्यूरोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है, दोनों कॉज के कारण वहाँ पर हिकअप होती है। अब इसके बारे में आते हैं सिम्टम। अगर किसी को हिकअप होगा तो क्या सिम्टम होंगे इसमें, तो क्या होगा, पहला तो होगा कि अबनॉर्मल साउंड यहाँ से डेवलप होंगे, पहला कंडीशन। दूसरा, बार बार हिकअप होने के कारण स्टमक का कंटेंट भी एसोफेगस में जाते रहेगा, इसके कारण क्या होंगे, हार्ट बर्न डेवलप करेंगे, रेक्टोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट होंगे, थ्रोट में अबनॉर्मल इरिटेशन होंगे, थ्रोट में अबनॉर्मल टेस्ट महसूस होंगे, यहाँ पे थ्रोट में जलन भी होंगे, यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन भी होंगे। इसके साथ साथ पेशेंट एपिगैस्ट्रिक में अबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट महसूस होगी, पेशेंट को नींद नहीं आएगी, साइकोलॉजिकल इरिटेशन भी होगी, इसको एक पर डिप्रेशन में भी चला जा सकता है मरीज, और इरिटेशन होता रहता है कि ये क्या हो रहा है ये। तो इस तरह से मरीज जो होता है वो बेचैन रहता है, सामने वाला को भी इससे जो होता है वो थोड़ा कष्ट होता है, मतलब अच्छा आवाज़ के कारण क्या होता है ना, अच्छा नहीं लगता है उसको। खैर वो तो अलग उसका ये हो गया ना प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा तो है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि ये पेशेंट को इस तरह से प्रॉब्लम में डाल सकता है, ना पेशेंट बात कर सकता है सही ढंग से, टॉकिंग भी नहीं कर सकता है, न थिंकिंग कर सकता है, वो इसी में डिप्रेस हो जाता है कि क्या हो गया, उसके बारे में वो सोचते रह जाता है। कुछ मरीज को तो बहुत दिनों तक कंटिन्यू रह जाता है इसमें, 2 दिन 3 दिन तक, 4 दिन तक पेशेंट के साथ ये सब रह जाता है ये। तो 3 दिन 4 दिन तक रह जाता है, न्यूरोलॉजिकल कॉज के कारण रह जाता है वो। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि पेशेंट खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पी पाएगा, सपोज है, यह हो सकता है, मे भी ऐसा कंडीशन आ सकता है। बार बार इसके स्टमक का कंटेंट के ऊपर जाने की वजह से अल्सर होने का भी टेंडेंसी में भी हो सकता है, क्योंकि एसिड है, एसिड का क्या होगा, बार बार वहाँ पर एक्सपोजर होंगे, तो इस कारण से में भी डेवलप हो सकता है। और बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, तो जैसे कि अगर बहुत दिन तक अगर हिकअप रहेगा, बार बार हिकअप रहेगा, तो उस कंडीशन में कोई ना कोई हर्निएशन होने की चांसेस हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को, थ्रोट में इरिटेशन हो सकते हैं, थ्रोट हॉर्सनेस वॉइस हो सकती है, ये मरीज के साथ ऐसा हो सकता है। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन तो हो जाता है लगभग। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशन। हम इसको अगर पता करेंगे तो क्या चीज़ से पता लगा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कि एंडोस्कोपी करते हैं हम लोग, जरूरत पड़ा तब, नहीं तो ऐसे हम लोग नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं कि मैनुअल एग्जामिनेशन देख लेते हैं। दूसरा होता है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन, यूएसजी होल एब्डोमेन करा लेते हैं। क्यों कराएंगे कि वहाँ पर स्प्लीन और लीवर को देखने के लिए, क्योंकि उसके कारण तो हिकअप होता है, ये हम लोग डायग्नोस्टिक कर लेते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं सबसे पहला तो प्रॉपर वाटर इंटेक करने के लिए, वही बोलते हैं वार्म वाटर लेने के लिए। इसके बाद ये ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाता है। दूसरा हम लोग बोलते हैं लंबा इंस्पायरेशन करने के लिए, जिससे कि पेशेंट का जो डायफ्राम है वो नॉर्मल आ सके। काफ़ी लंबा बोलते हैं कि जैसे हाफी जैसे लेते हैं उस तरह से लंबा सांस लेना है। और प्लस दूसरा हम लोग बोलते हैं कि कागज़ को मोड़ करके और उसी में सांस लेने और छोड़ने के लिए, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो उससे होता है मसल्स जो होता है वो फिर उसका कंट्रैक्शन पावर उसका नॉर्मल हो जाता है, इसलिए कोशिश ये करते हैं वो भी एक प्रकार का मैनेजमेंट होता है। इसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि बैलून वगैरह को बोलते हैं फुलाने के लिए, इससे क्या होता है कि डायफ्राम का जो होता है ना एक मसाज होता है, और इससे जो होता है वो पेशेंट नॉर्मल पे आ जाता है। तो ये हम लोग मैनेजमेंट के रूप में करते हैं, और वही वाटर इंटेक कराते हैं पेशेंट को।
इसके बाद मेडिसिन में वही गैस की दवा कोई होती है तो हम लोग पेशेंट को चला सकते हैं। जैसे एलोपैथिक में पेंटोप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, रुबिप्राजोल है, वो कोई दवा है, या फिर रिनिटिडिन ग्रुप्स का है, कोई ऐसी दवा है जो कि हम दे करके उसको हम लोग ला सकते हैं नॉर्मल। और नहीं तो फिर सीडेटिव ड्रग्स दे सकते हैं, क्योंकि सीडेटिव ड्रग्स देने से फिर यह हिचकी नॉर्मल हो जाता है अगर न्यूरोलॉजिकल होता है। और उसके बाद अगर फिर होम्योपैथी मेडिसिन में हम लोग कार्बोवेज है, नक्सबंका है, ओपियम है, हायोसियमस है, ये सब कुछ दवा है जो कि हम लोग होम्योपैथिक में देते हैं, जिसमें ओपियम अच्छा काम करेगी, कार्बोवेज भी अच्छा काम करती है, नक्सबंका भी काम करती है, लाइकोपोडियम भी काम करती है, और ये सब चलो मरीज को फिर हिकअप को ठीक करते हैं। ये था मेरा हिकअप। अगर इसमें किस तरह का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स करेंगे, बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।